सावरकर ने पहली बार बाहर लाके एक किताब, और उन्होंने मराठी में हाथ से लिखा इसको। भारतीय क्रांतिकारियों की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, उन्हें प्रश्रय देने वालों की भी कहानी है। संग्राम ज्यादातर मतलब वही गांधीवादी अहिंसावादी संग्राम, वही मेन संग्राम है जो पॉलिटिकल मूवमेंट था। हाँ। लेकिन ये सच नहीं है। गांधी भी 1916 में वापस आए, तो फिर जब तक वो कुछ मतलब उनका पहला योगदान तो 1920 से ही शुरू हुआ है, अर्लीस्ट मतलब भारत में। तो इसीलिए उसके पहले और बाद में ऐसा कहना कि और कोई किसी ने और कुछ नहीं किया, ये गलत है। क्रांति ये शब्द किस संदर्भ के साथ बोला जाता है, उसके हिसाब से व्याख्याएं बदल जाती हैं। आज की तारीख में इसे कई दफा तोहमत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास में जाएंगे तब भी यही हाल था, क्योंकि निजामों को ये पसंद नहीं आता कि कोई अलग किस्म का विचार रखे। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में हमारी सरकारी पाठ्य पुस्तकों में अब तक विस्तार से बात नहीं की गई। इस तरफ लगातार बुद्धिजीवियों ने ध्यान दिलाया। फिर 2014 के बाद सरकार बदली, नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जिसे संघ के परिवार का समर्थन हासिल है। तो ये बहस नए सिरे से तेज हो गई। हालांकि इसका एक पड़ाव हो चुका था जब मुरली मनोहर जोशी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी। लेकिन इस बार देश में ये जो विमर्श थे वो सिर्फ सरकारी पाठ्य पुस्तकों तक नहीं रहे। एक कोशिश शुरू हुई कि जिन आज़ादी के नायकों पर अब तक भरपूर रोशनी नहीं पहुंची है, नई रिसर्च के आलोक में उन पर बात की जाए, ताकि हमें पता हो कि आज़ादी के आंदोलन में सिर्फ किसी एक पार्टी या सिर्फ राजनीतिक प्रतिभागियों का ही योगदान नहीं था। उसी सिलसिले में हमारे सामने एक किताब आई है जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग कहानी है, इस उपशीर्षक के साथ प्रकाशित हुई है। संजीव सान्याल ने इसे लिखा है। संजीव सान्याल देश के जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नीति आयोग में काम करते हैं। इससे पहले ये हिंद महासागर और सप्त सैंधव प्रदेश, इन दो थीम्स के इर्द गिर्द बहुत ही दिलचस्प किताबें लिख चुके हैं। दिलचस्प इस हिसाब से क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इतिहास को और भूगोल को खूब ठोस रिसर्च और खूब सारी कहानियों के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि वो रोचक भी लगे और दुरुस्त भी हो। इसी सिलसिले में ये किताब आई है। इसके चैप्टराइजेशन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी धज कैसी होगी। ये सबसे पहले बताती है कि कांग्रेस के बरक्स 1857 के बाद से ही किस तरह से क्रांतिकारियों के विचार और प्रयास शुरू हो गए थे। उसमें चाहे आधुनिकता के बोध की बात हो, चाहे एक अलग राष्ट्र की संकल्पना की बात हो। 1885 से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला और भी तेज हुआ। भवानी मंदिर ये वो संकल्पना है जिसे उस समय अरविंदो घोष और बाद में महर्षि अरविंद के साथ जोड़ा गया। और ये क्या कल्पना थी, किस तरह से शाक्त परंपरा से प्रेरणा ली गई देश भर में, इस भवानी मंदिर से प्रेरित किस तरह के अखाड़ों का क्या कल्चर था, उनका क्या योगदान है, और किस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक आज़ादी के आंदोलन में एक वाहक का और प्रेरक का काम करते हैं। इस चैप्टर समझ में आता है। इंडिया हाउस, लंदन की ये इमारत जो जब थी तो किस तरह के क्रांतिकारी विचारों को, किस तरह की नेटवर्किंग को प्रश्रय दे रही थी। गदर, सुनने में लगता है हाँ कुछ फिल्में देखी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ एक जेल है और भेज दिया जाता था। लेकिन भेजने के बाद वहाँ पर क्या होता था, किस तरह की यातनाएं तोड़ देने वाली दी जाती थी, और वहाँ से होकर जो लोग गुजरे उन्होंने अपने संस्मरणों में बाद में क्या लिखा, इसके बारे में विस्तार से बात है। काला पानी में भी वही है, माफ करिएगा मैं मिक्स कर गया। काला पानी में अंडमान निकोबार के बारे में है, और गदर में जो अमेरिका और कनाडा में गदर आंदोलन की रूपरेखा रची जा रही थी, प्रयास किए जा रहे थे, कामागाटामारू समेत कई प्रसंगों में, उसके बारे में बात है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे हम कुछ ज़्यादा वाकिफ़ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये कुछ नाम हैं जो फौरी तौर पर ध्यान आते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा था। और इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये कैसे साथ आया और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
चटगांव का मास्टर सूरसेन के नेतृत्व वाला विद्रोह, इसके बारे में भी लोग जानते हैं। एक जंग और अंतिम और बेहतरीन, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है और इसके बाद की भी कई व्याख्याओं के बारे में। संजीव सान्याल हमारे साथ किताब वाला मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं कई चैप्टर्स को पढ़ रहा था जब अलग अलग, तो उसमें मतलब ये पूरी किताब में पन्ने मुड़े हुए हैं इतना ज़्यादा। कुछ एक जगह रोचक है पर बहुत जगह बड़ा दिल दहला देने वाला है और ये बिल्कुल ऐसे कोलाज सा बनता है मेमोरी का बुक को पढ़ने के बाद कि बाघा जतीन के दिमाग में क्या होगा जब वो उस टीले पे मोर्चा लिए होंगे, सावरकर जब ये मांग कर रहे होंगे काला पानी की सज़ा के दौरान कि इन कैदियों को कम से कम ये चीज़ें तो मिलें, और उसके पहले उल्टे लटकाए गए कैदी की चीखों ने उन सब के दिमाग में क्या असर डाला होगा। अरविंदो घोष जब चंदन नगर से पौंडचेरी पहुँचे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या उन्हें लगा कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए क्रांति के स्तर पर जो बीज थे वो बो दिए और अब आध्यात्मिक स्तर पर ज़रूरत थी। श्री कृष्ण वर्मा किस तरह की पैरवियों में मुब्तला थे। रास बिहारी बोस, बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। और जो पांडुरंग खान खोजे, वो तो इतनी अद्भुत कहानी है संजीव जी कि क्या नहीं किया उन्होंने जी। वो उन्होंने बलोचों के साथ लड़े, डकैतों के साथ रहे और अंततः कृषि वैज्ञानिक। तो आप मेज के उस पार देश का मशहूर कृषि वैज्ञानिक मैक्सिको से आया बैठा और अगर वो ये बताए कि हाँ मैं तो डकैतों के साथ था, मैं बलोचों के साथ था, मैं कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि उनको लगता था ये कौन है। क्योंकि उस जमाने में जब वो वापस आए देश स्वाधीन होने के बाद, उस वक्त भी उस समय के जो अफसर थे उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ये सफ़ेद नहीं थे, क्योंकि लगता है गोरे ही जानते हैं कृषि विज्ञान के बारे में। तो वो वापस चले गए। फिर बाद में कुछ साल बाद में उनको तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को उन्हीं की कहानी बताइए, पांडुरंग खान खोजे। तो पांडुरंग खान खोजे का जन्म हुआ था नागपुर में। तो वो एक परिवार से थे जो ब्राह्मण थे, लेकिन गोंड राजाओं के वो सेनापति हुआ करते थे। गोंड राजाओं के सेनापति हुआ करते थे और उन्होंने मुगलों के साथ, तुर्कियों के साथ युद्ध किया। बाद में उन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ भी तात्या तोपे के नेतृत्व में उन्होंने 1857 के आंदोलन में भी योगदान दिया। तो तात्या भील के साथ भी उन्होंने का था। तो मतलब पहले गोंड राजाओं के साथ, फिर मराठा साम्राज्य के साथ, बाद में तात्या तोपे, फिर बाद में तात्या भील। मतलब उनका बहुत ही एक इतिहास में ही उनका ये मतलब एक क्रांतिकारी एक इतिहास है उनका जी। तो वो जब बहुत ही कम उम्र के थे तो उस इलाके में रहते थे जहाँ हेडगेवर परिवार भी रहती थी। मतलब वो उसी आंगन में खेलते थे जहाँ बाद में बहुत साल बाद आरएसएस की भी स्थापना की गई। तो उसी घर में वो खेलते थे और वो बड़े हुए और उनमें ये क्रांतिकारी विचार शुरू से ही था क्योंकि उनका ये परिवार का यही इतिहास रहा था। तो ये जब 1910-12 के करीब, उसके पहले एक्चुअली 1905 में जब ये जो बंगाल विभाजन के लेके जब आंदोलन हुआ तो उस समय वो कहते रेडिकलाइज्ड हो गए और उस समय से ही ये क्रांतिकारी संग्राम में इनका था। फिर तिलक ने उन्हें बताया कि आप यहाँ से निकल जाइए क्योंकि आपको अंग्रेज पकड़ने वाले हैं। तो वो जापान चले गए। जापान से वो अमेरिका गए जहाँ वो बर्कले में रहे। थोड़ा विस्तार से बताएं क्योंकि तब तक तो वो गदर वाला नेटवर्क उतना फैला भी नहीं था। कैसे उनको एक भारतीय विद्यार्थी मिला, वो लोग फूटी कौड़ी नहीं थी जब पहुंचे। उनके फूटी कौड़ी नहीं थी एक्चुअली। जापान में तो जब गए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वहाँ कहीं और एक कोई विद्यार्थी था, भारतीय विद्यार्थी, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लश्कर नाम था जी। तो उसने उसका समर्थन दिया, उसको सपोर्ट किया और फिर वो गए अमेरिका, बर्कले पहुंचे। वहाँ कुछ एक आध इंडियंस थे, लेकिन उस समय ऑलरेडी उस एरिया में काफ़ी सारे पंजाबी आके बसे थे। वहाँ जो लकड़ी का जो धंधा है उसमें काफ़ी सारे पंजाब से सिख आके
उसमें काम करते थे। वो लोग पेड़ काटते थे और रेल रोड जो हैं उनके जो लकड़ी का, पहले आपको भी याद होगा, लकड़ी के जो स्लीपर होते थे तो वो बनाते थे। तो उनके सपोर्ट से वो वहाँ आके बसे और फिर वो मजदूरी की एकदम एक तरफ मजदूरी कर रहे थे रेल रोड पे और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और वो एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ रहे थे, मानी कृषि विज्ञान। साथ साथ उन्होंने एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में भी उनका दाखिला हुआ। तो दोनों साइड, तो एक कैसे उनको समय मिला मैं नहीं जानता, एक साइड वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, दिन में वो सारा दिन काम करते थे और छुट्टियों में जाके मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे थे। तो यही संदर्भ में वो कुछ साल उन्होंने बिताया। अब इसके बीच क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो गई और क्रांतिकारियों ने बहुत गदर, आपको मालूम होगा, मैं उसमें बाद में भी कहेंगे, गदर जो मूवमेंट था वो उसका ये नॉर्थ अमेरिका में उनका बड़ा गढ़ था और काफ़ी सारे सिख वापस भी इंडिया आए। वो लोगों ने भारतीय सेना में एक विप्लव का एक कोशिश भी की, लेकिन 21 फरवरी 1915 जी, लेकिन वो तो सफल नहीं हुआ। बीच में खानको जी अब निकल गए इस्तांबुल की तरफ और इस्तांबुल में उन्होंने जर्मनी और टर्की जो अलायंस बना के उन्होंने कोशिश की कि पर्शिया के तरफ से इंडिया पे वो लोग इन्वेजन एक करें। तो ये जो आक्रमण किया गया, उनके पास 5000 सैनिक थे, कुछ भारतीय क्रांतिकारी थे, कुछ जर्मन थे, कुछ पर्शियन थे, जो भी है उनके पास 5000 सैनिक थे और उन्होंने कोशिश की कि बालूचिस्तान की तरफ से भारत पे वो लोग आक्रमण करें। तो उनकी अंग्रेजों को ये मालूम था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने जनरल डायर को, ब्रिगेडियर जनरल डायर को वहां भेजा, जिसको बाद में लोगों ने जलियांवाला बाग के बारे में सब जानते हैं। लेकिन उसके पहले जनरल डायर क्या कर रहे थे, वो खनखोजी के साथ युद्ध कर रहे थे बालूचिस्तान पर्शियन बॉर्डर पे। तो 4 साल ये युद्ध चला। उसके बाद विश्व युद्ध में जर्मनी परास्त हो गई और अंग्रेज जीत गए। तो अब खनखोजी फर्श में अटके पड़े हुए थे, अब क्या करें। तो वो फिर रशिया चले गए और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी, जो भाग के रशिया चले गए थे। इसलिए नहीं कि क्योंकि आइडियोलॉजिकल वो कम्युनिस्ट थे उस समय, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। जर्मनी उस समय, हाँ, जर्मनी परास्त था। हाँ, हारने के बाद जर्मनी उनकी देखभाल नहीं कर सकता था, उनको बचा नहीं सकती थी। तो फिर वो वहाँ गए, लेकिन उनको कुछ ये कम्युनिज्म अच्छा नहीं लगा। तो वो घूमते घूमते वो मेक्सिको जा पहुँचे और मेक्सिको में बहुत साल, दशकों तक थे और उन्होंने वहाँ जो हम लोग आज ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम कहते हैं, उसकी जो कृषि विज्ञान है, उसको खानखोजी ने ही, मतलब इसका रिसर्च वगैरह जो किया है उन्हीं ने किया। तो आज जब हम कहते हैं कि कृषि विज्ञान में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये वो हुआ, दुनिया भर में हुआ, उसका जो ओरिजिनल रिसर्च जो था, तो वो खानखोजी ने मेक्सिको में 1920 और 1930 के दशक में किया। वंडरफुल लाइफ, बलोच लड़ाके एंड देन एग्रीकल्चर। और फिर घूम फिर के वो 1955 में मेरे ख्याल से वापस आए भारत और फिर अगले 10 साल तक वो नागपुर में ही थे। तो जब हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके मतलब मैं कहूँगा उनके पिता थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, पांडुरंग खनखोजी। इस पूरी बातचीत में, किताब पढ़ने के दौरान भी एक देश का बार बार जिक्र आता है, वो है जापान। और नव एशियावाद, है ना, एशियनिज्म का बड़ा जिक्र आता है। खानखोजी जी गए, रास बिहारी बोस गए, नेताजी गए। थोड़ा जापान की क्या पोजीशनिंग थी, क्योंकि जब सिंगापुर में विद्रोह हुआ, जो भारत में नहीं हो पाया गदर वालों का, पर वहाँ एक टुकड़ी ने किया, तो उसको कुचलने में भी जापान ने तब मदद की थी ब्रिटिशर्स की। लेकिन वहाँ पे एक माहौल था जो मिल रहा था, जिस तरह से वो, आप बार बार जिक्र करते हैं कि पेरिस का एक कैफ़े
दुनिया भर के जी। जो लोग थे क्रांतिकारी उनके लिए एक बड़ा अड्डा था, वैसे ही जापान के बारे में वैसा जिक्र है। जापान की क्या पोजीशनिंग थी और कैसे चेंज हुई और भारतीय क्रांतिकारियों ने उसे कैसे इस्तेमाल तो किया? इसको समझने के लिए आपको 19वीं सदी के इतिहास को समझना पड़ेगा। याद रखिए कि 19वीं सदी में यूरोपियन पूरे विश्व में फैल चुके थे। प्राय सभी जो नॉन वाइट कंट्रीज थे उनको उन लोगों ने मतलब किसी न किसी तरह से कब्जा जमा दिया था। लेकिन जापान एक ऐसा देश था जिस पे किसी भी यूरोपियन देश ने या अमेरिका ने भी उस पे अपना दबदबा नहीं जमा पाए। तो 19वीं सदी के जो पिछले भाग में इन लोगों ने अपने को मॉडर्नाइज किया, उसको कहा जाता है मेजी रेवोल्यूशन। और 2 पीढ़ी में उन्होंने इतना मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया कि ये इस परिस्थिति में पहुंच गए कि ये यूरोपियन पावर से टक्कर ले पाए। और 1905 में पहली बार मतलब सदियों बाद एक ऐसा एशियाई शक्ति आ खड़ा हुआ जो किसी एक यूरोपियन शक्तिशाली देश से टक्कर ले सके। और 1905 में उन लोगों ने रूसियों को परास्त किया, हरा दिया। तो ये जो घटना रही इसका प्रभाव बहुत भारतीयों पे भी पड़ा। आप समझ सकते हैं कैसी एक मानसिक प्रभाव रहा होगा कि देखिए इतने मतलब 200-300 साल बाद एक एशियाटिक पावर है जो यूरोपियन पावर को परास्त कर सकती है। तो इसका प्रभाव जो हमारे क्रांतिकारियों पर पड़ा, क्रांतिकारी नहीं पूरे देश पे ही एक मानसिक इसका प्रभाव रहा कि हाँ, हम लोग जो हैं एशियन हैं, नॉन वाइट्स हैं, हम लोग भी इनका टक्कर ले सकते हैं। और इसके वजह से एक मॉडर्नाइजेशन का जो एक दौरा चला। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखें कि हम लोग जब सोचते हैं हमारी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में या हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी के बारे में, हमारे मन में रहता है कि ये गांधी जी हैं और चरखा घुमा रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ गो बैक टू द पास्ट टाइप का मूवमेंट है। मतलब हम लोग हमारी सोच में हम लोग पहले कैसा था उसी में हम लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो आधुनिकीकरण चाहते थे, वो मॉडर्नाइजर्स थे। वो चाहते थे कि भारत में नए विज्ञान, नए इंडस्ट्रीज आए, नए तरीके से उद्योग एकदम मॉडर्न तरीके से। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमारे अंदर, उसका एक तरफ जापान से इसका सोर्स है जापान। वेरी इंटरेस्टिंग। और तो हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो सशस्त्र प्रतिरोध करने वाले थे और अहिंसावादी थे, ये कॉन्फ्लिक्ट हम जानते हैं, जिसको आप अरविंदो घोष की भाषा में राष्ट्रवादी और निष्ठावादी कहते हैं। हाँ जी। लेकिन इनके अंदर सिर्फ हिंसा और अहिंसा में मतभेद नहीं था, मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनलिस्ट भी थे। और अहिंसावादी ज्यादातर ट्रेडिशनलिस्ट थे। इसीलिए गांधी जी को देखेंगे वो चरखा के बारे में कहते हैं। जब आप सावरकर को लेते हैं या सचिंद्रनाथ सान्याल को लें, ये लोग सब मॉडर्नाइजर्स थे। तो इसीलिए आप ये जो आइडियोलॉजिकल स्प्लिट है, ये सिर्फ हिंसा और अहिंसा से मत देखिए, इसके अंदर बहुत कुछ इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो लोग आज भूल चुके हैं। आपने जिक्र किया है सावरकर की लेगेसी को लेके बहुत ही हीटेड पॉलिटिकल डिबेट होती है। ज़्यादातर डिबेट्स जो हम लोग देखते सुनते हैं वो फैक्ट बेस्ड नहीं होती है, ना पक्ष में ना विपक्ष में, बहुत ही इमोशनल डिबेट होती है और बहुत ही ब्लैक एंड वाइट की बाइनरी में डिबेट होती है। अभी मैं पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में वैभव पुरंदरे का एक बड़ा अच्छा आलेख पढ़ रहा था, जो कि उन्होंने एक डिटेल में बायोग्राफी लिखी। हाउ डू यू लुक एट सावरकर? क्योंकि आपने भी उनकी जर्नी और जर्नी से ज़्यादा उनका जो इम्पैक्ट है उसको मार्क करने की कोशिश की है। देखिए क्या होता है कि सावरकर को हम लोग एक नैरो तरीके से देख रहे हैं। उनको अगर हम देखें एक व्यक्तिगत रूप में, मतलब पर्सनालिटी की तरफ ना देखें और उनको मूवमेंट की तरह देखें, तो फिर आपको अलग दिखेगा। क्योंकि देखिए 1900 के दशक में क्या हो रहा था,
दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स निकल रहे थे। जैसे मैंने आपका कहा 1905 में एक तरफ तो बंगाल विभाजन का संग्राम रहा, के खिलाफ संग्राम रहा, दूसरी तरफ ये जापान ने रूस को हराया। आयरलैंड में एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आयरिश विद्रोही अपने लगे हुए थे। और फिर प्रथम विश्व युद्ध में भी इसके वजह से बहुत सारा जो लिक्विफाई हो गया ग्लोबल पॉलिटिक्स वो भी हुआ, और रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ। तो ये जो सब ये जो घटनाएं हो रही हैं उस मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए अरबिंदो घोष और सावरकर क्या कह रहे हैं कि हम अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और हम लोग अंग्रेजों को हरा सकते हैं। और याद रखिए 50 साल पहले हमने एक कोशिश की थी 1857 में और वो असफल रहा। तो हमको 50 साल लगा हमारे में इतना कॉन्फिडेंस वापस आ जाए कि हम लोग फिर से इस तरीके के सोच सकते हैं। इसीलिए जापान का जो हमारे ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ा वो बहुत बड़ा है, क्योंकि लगा हाँ हम लोग एशिया के लोग भी मॉडर्नाइज कर सकते हैं, हम लोग सशस्त्र प्रतिरोध कर सकते हैं। तो ये जो एक इंटेलेक्चुअल लीनियज है उसमें सावरकर का एक बहुत बड़ा एक किताब में बड़ा दिलचस्प ब्यौरा है कि सावरकर ने जो किताब लिखी 1857 की क्रांति पर कैसे छपी, चैप्टर 1 उसको कैसे उन लोग चुरा के लाए, और उसमें से लाने वालों में एक सिकंदर हयात खां भी थे जी। थोड़ा वो बताइए, वो बड़ा दिलचस्प है ब्यौरा। तो क्या हुआ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके इतिहास को जिस तरीके से हमको सिखाया जा रहा था उस समय कि कुछ गिने चुने सिपाहियों ने कुछ किया और उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया, यही हमको सिखाया जा रहा था। और यही मतलब आप उस समय के इतिहास के किताबों और ब्रिटेन में सेलिब्रेशन भी वैसे ही हो रहे थे। हाँ कि हाँ कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ किया, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं था, एक म्यूटनी सिर्फ था और उसको हम लोगों ने कुचल दिया। तो सावरकर को लगा कि इसको थोड़ा और इसको रिसर्च करके देखते हैं। तो वो चूंकि वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, तब वकालत की पढ़ाई कर रहे थे लंदन में जी, और एक हॉस्टल में रह रहे थे जिसका नाम था इंडिया हाउस। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके लंदन में वहाँ के रिकॉर्ड जो हैं उनको निकाला और उनको पढ़ने लगे। तो उसमें क्या हुआ, उनको दिखा कि अचानक अरे ये तो कोई छोटी मोटी एक छोटा सा कोई कुछ गिने चुने सिपाहियों का विद्रोह नहीं है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसमें हजारों लोग लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया। और एक समय ऐसा भी लगा कि मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य टूट के बिखर जाएगी, ऐसा डर था उनमें। अलग चीज है कि इतिहास किसी एक दूसरे एक लहर मतलब एक दूसरे दिशा में चली गई, लेकिन एक समय था जब ये किसी भी दिशा जा सकती थी। मतलब तो तो ये जो इस इतिहास को सावरकर ने पहली बार बाहर लाके एक किताब, और उन्होंने मराठी में हाथ से लिखा इसको। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया हाउस में उसी समय बहुत सारे स्पाइज भी थे। तो मुखबिर जो थे उन्होंने वो स्कॉटलैंड यार्ड को ये हमेशा ये इन्फॉर्मेशन, उस स्पाई का तो बता ही दीजिए इसको। फिर कनपटी बंदूक लगा के कहा कि तू अपनी सारी खुफिया रिपोर्टें पहले हमें दिखाएगा, हम चेंज करेंगे, फिर अंग्रेजों को देगा। हाँ, तो उसको बंदूक दिखाया। एक वीवीएस अय्यर थे उनके, सावरकर जी के लेफ्टिनेंट थे वो, तो उन्होंने उसको बंदूक दिखाया बोला। तो उसके बाद से क्या हो रहा था कि ये लोग उटपटांग मनचाही खुफिया रिपोर्टें भेज रहे थे। हाँ, तो ये सब चल रहा था। तो जो भी है, तो ये किताब तो लिखा गया, तो फिर अब इसको छापे कैसे? तो उसको छापने वाले कोई था नहीं। तो ये हयात खान जी थे, उन्होंने इसको एक अंग्रेजी किताब है उसके अंदर डाल के, डॉन कीहोटे, वो स्पेनिश वाली जो है, हाँ, डॉन कीहोटे के अंदर डाल के वो भारत ले आए। और सावरकर के बड़े भाई थे बाबूराव जी, उनके हाथ सौंपा। समस्या ये थी कि भारत में भी कोई ऐसा कोई प्रिंटर नहीं था जो उसको छापने को राजी था। तो अब क्या करें? तो उसको फिर बाहर ले जाके फिर वो लोग फ्रांस ले गए, और ऐसे करते करते यूरोप में घूमते घूमते अंत में उन लोगों ने मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स में कहीं उन लोगों ने उसका छपवाया
और फिर बाद में इसका भीकाजी कामाजी ने भी इसका फ्रेंच में इसका अनुवाद किया। तो ऐसे करते करते इसका मतलब ये कहीं कहीं इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ और बहुत हजारों लोगों ने पढ़ा। और फिर इसके कारण एक सोच आके बैठी कि अगर हम भारतीय मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना हम लोग अगर एक क्रांति ला सकें, इसमें एक कहीं से विद्रोह हो जाए, तो फिर ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके बाद से क्या हुआ कि क्रांतिकारी इसको बार बार इसकी कोशिश करते रहे। वो लोग प्रथम विश्व युद्ध में कोशिश किया, वो असफल रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भी कोशिश की और वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक हुआ। इसी कारण से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई सिंगापुर में। और अंत में क्या हुआ कि रॉयल इंडियन नेवी में इसका एक विद्रोह हुआ। तो वो हर एक बार एक ये कोशिश रही है उनकी, लेकिन ये जो आइडिया है वो कहाँ से आया? ये सावरकर, ये विचार जो है सावरकर ने क्रांतिकारियों में डाला था। एक टर्म आपने यूज किया है किताब में, पुनरुत्थानवादी आधुनिकतावादी, कि लॉस्ट ग्लोरी भी आए और रिवीजन भी हो, रिवाइवल भी हो। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आती है रानी रोशमोनी जी, थोड़ा उनके बारे में बताइए, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, उन्हें प्रश्रय देने वालों की भी कहानी है। बड़ौदा के राजा की भी कहानी है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी डॉक्टर बनने के लिए रिसर्च के लिए विदेश महाराज सायाजी जो जिनका 1939 तक कमाल का शासन रहा, जो अरविंदो घोष को भी प्रश्रय देते हैं और तमाम ऐसे दूसरे लोगों को भी। रानी रोशमोनी का भी वैसे ही जिक्र आता है, चाहे वो दक्षिणेश्वर वाले मठ की बात हो या फिर बनारस में सब पूरी संस्थापना करना बाद में, जिससे अनुशीलन नेटवर्क और वो पूरा बिल्ड हुआ। तो रानी रासमणी को इसलिए याद किया जाना चाहिए क्योंकि देखिए, हम लोग सोचते हैं कि देखिए ये जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कुछ विचारों के आधार पे हुआ। तो वो जो विचार थे और ये जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का जो विचार रहा है, उसका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो इसका मैं कहूँगा कॉन्टेक्स्ट जो है, उसको 2-3 पीढ़ियाँ पहले बनाया गया। मतलब तो उसको बनाने के लिए आप याद रखिए कि उस समय अंग्रेज़ों ने देश पे पूरी तरह से अपना साम्राज्य जमा दिया था जी, और कोई भी उसका विरोध करता था तो उसको कुचल दिया जाता था। तो याद रखिए कि ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं है, ये आर्थिक तौर पे उन लोगों ने सबको कुचल दिया, सामाजिक तौर पे कुचला और सांस्कृतिक तौर पे भी ये हुआ। तो ये हर तरीके से वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे हमारे। तो इसके विरुद्ध जो प्रतिरोध हुआ वो पहले इंटेलेक्चुअल स्पेस पे हुआ, मतलब बौद्धिक या और सांस्कृतिक तौर पे इसका प्रतिरोध शुरू हुआ। और इसका जो फंडिंग है वो रानी रासमणी, उसके पहले अहिल्या बाई होलकर और इन्होंने किया था। एक और हैं रानी भवानी, तो ये रानियां थीं जिन्होंने इसका फंडिंग दिया था। तो बंगाल में इसका फंडिंग जो है ये रानी रासमणी ने किया था। वो एक विधवा थी, लेकिन बहुत ही वो रानी हैं, लेकिन जमींदार रानी नहीं, ये मर्चेंट क्लास हैं। ये व्यापार करके उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया था और अंग्रेज़ों के साथ compete करके कभी कभी। तो ये बहुत मतलब एक रोचक कहानी है उनका। तो उन्होंने फिर एक तो है दक्षिणेश्वर में वो मंदिर है जहाँ स्वामी रामकृष्ण मिशन आए और उन्हीं से विवेकानंद इत्यादि, उन्हीं का ये जो लीनियज है इसी से आता है। दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल में भी ही नहीं, वाराणसी में भी काफ़ी सारे मंदिर और काफ़ी बंगालियों को भी बसाया, जिनमें मेरे परिवार भी पहले से ही रानी भवानी के समय से वहाँ थे, राजा चेत सिंह के समय से 18वीं सदी में वहीं थे। लेकिन 19वीं सदी में रानी रासमणी ने उनको काफ़ी उनका समर्थन दिया, वहाँ वो अखाड़े बनाने लगे। तो ये भी याद रखना चाहिए, जो हमारी परंपरा में अखाड़े बनाने का जो एक
परंपरा है जहाँ मंदिर के साथ एक अखाड़ा होगा, वो पढ़ाई लिखाई भी की जाती थी और कुश्ती और मतलब ये थोड़ा विस्तार से मेरा अगला सवाल भी यही था, अखाड़ा नेटवर्क, क्योंकि अखाड़ा नेटवर्क फिर जाके जुड़ता है जलियांवाला बाग के पहले के आंदोलन से भी। तो अखाड़ा नेटवर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहले तो ये अखाड़ा नेटवर्क बहुत प्राचीन काल से रहा है और किसी भी विदेशी आक्रमण का विरोध करने में इन अखाड़ों का हमेशा शुरू से ही एक योगदान रहा है। तो आप मुगलों के समय में भी देखेंगे कि अगर मथुरा में या दूसरे कहीं अगर कोई आक्रमण हुआ है तो वहाँ के अखाड़ों ने विरोध किया। बहुत समय ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो राजा थे वो उनको हरा दिया गया या मार दिया गया, लेकिन उसके बाद जो गेरिला वॉरफेयर है वो अखाड़े करते गए। तो ये एक परंपरा रही है ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस बाय दीज अखाड़ास। तो ये परंपरा 19वीं सदी में भी कुछ बची कुची रही थी और वाराणसी में और विभिन्न अलग जगहों में भी इन अखाड़ों का जो निर्माण किया जा रहा था और अंग्रेजों को मालूम था कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं था। तो जैसे मैं अपने परिवार के बताता हूँ, आज भी आप वाराणसी जाएंगे तो बंगाली टोला बोल के एक इलाका है। बंगाली टोला में मेरे पूर्वज वहाँ थे और वो अखाड़े चलाते थे और वहाँ उन्होंने और एक साथ अखाड़े भी चलाते थे और मैंने आपको बताया ये मॉडर्नाइज भी करना चाहते थे। तो एक साथ एक साइड में अखाड़े चला रहे थे जहाँ पारंपरिक शिक्षा दी जा रही थी और इसीलिए उसका नाम है बंगाली टोला, मतलब ये वहाँ टोल चलता था, ट्रेडिशनल स्कूल, और साथ साथ में वो मॉडर्न आधुनिक स्कूल भी बनाया उन लोगों ने, उसका नाम है बंगाली टोला इंटर कॉलेज, जिसके वो पत्थर की आपने फोटो लगाई है। हाँ जी, तो वो आज भी वो सही है लिखे। तो एक साथ देखिए आधुनिकीकरण भी हो रहा है और पारंपरिक शिक्षा भी दी जा रही है और फिर वो ये ऐसे अखाड़े अलग अलग जगह में। तो एक आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में भी आप एक कात्यायनी मंदिर है, एक देवी का मंदिर है, वो एक्चुअली असल में वो एक अखाड़ा था, उसका वो मंदिर है। तो वो अखाड़े में क्या कर रहे थे, ये युवकों को प्रशिक्षण दे रहे थे और इस तरीके से हर जगह, मतलब बंगाल में देखिए पूरे देश में ऐसे ऐसे अखाड़े थे और ये जो अखाड़ों का जो ये नेटवर्क है यही आगे जाके अनुशीलन समिति बनी और ये क्रांतिकारी संग्राम जो है यही इसका मैं कहूँगा इसी इसका ओरिजिन यही है। इंटरेस्टिंग। जलियांवाला बाग के कांड को लेके बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसका एक सिरा जाके जुड़ता है फिर जो लंदन में गतिविधियां हुई और मदन लाल ढींगरा और इन सब के प्रयासों से। अक्सर अभी तक जो डिस्कोर्स होता रहा है उसमें आज़ादी के आंदोलन के बरक्स इन सारे क्रांतिकारियों को व्यक्तिगत छिटपुट प्रयासों की तरह चिन्हित किया गया है। आप अपनी पूरी किताब में ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ना तो एक्ट के लेवल पे और ना ही आइडिया के लेवल पे ये सिर्फ कुछ इंडिविजुअल थे, ये लगातार एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, पास ऑन भी कर रहे थे। मतलब आज की तारीख में ये सोचना कि देहरादून की लेबोरेटरी में एक असिस्टेंट है और उसको एक कोई बहुत सीनियर आदमी, चूंकि उसको रफू चक्कर होना है, अब अंग्रेज जान गए उसके बारे में, सारी इंफॉर्मेशन देके चला जाता है और फिर वो लैब असिस्टेंट एक इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करता है, क्रांति की असफल कोशिशें करता है, लेकिन आखिरी में जाके फिर वो आजाद हिंद फौज का प्रणेता बनता है। रास बिहारी बोस तीन दशकों बाद लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है और उन सब के बीच में कितनी वो दिलचस्प चीजें हैं, अपने जापानी प्रश्रयकर्ताओं के यहाँ रहना, फिर उस स्त्री से प्रेम और रास बिहारी करी जी। तो हाँ, तो रास बिहारी बोस और आप जो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो क्रांतिकारी संग्राम है वो एक मूवमेंट है। हाँ, तो आपने जैसे कहा ये व्यक्तिगत कोई प्रयास नहीं है, छिटपुट इधर कुछ किया इधर कुछ किया। आपको आज के इतिहास को पढ़ के लगेगा, आजकल जो मतलब ऑफिशियल इतिहास है, सरकारी जो नैरेटिव अभी तक रही है, उसको पढ़ के लगेगा कि अच्छा कुछ इसे छिटपुट कुछ प्रयास वासुदेव बलवंत फड़के की अपनी कुछ किया होगा। हाँ। लेकिन संग्राम ज्यादातर मतलब वही गांधीवादी अहिंसावादी संग्राम, वही मेन संग्राम है जो पॉलिटिकल मूवमेंट था। हाँ। लेकिन ये सच नहीं है। गांधी भी
1916 में वापस आए, तो फिर जब तक वो कुछ कर मतलब उनका पहला योगदान तो 1920 से ही शुरू हुआ है, अर्लीस्ट मतलब भारत में। तो इसीलिए उसके पहले और बाद में ऐसा कहना कि और कोई किसी ने और कुछ नहीं किया, ये गलत है। और इन योगदान में आपने जैसे कहा, एक रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस देहरादून के फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक लैब असिस्टेंट थे, बाद में प्रमोट होके एक सीनियर क्लर्क भी बने। तो अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि दिन में तो ये लैब असिस्टेंट थे, लेकिन रात में उनका काम था पूरा एक क्रांतिकारी नेटवर्क को चलाना पूरे उत्तर भारत में, पंजाब में, दिल्ली में, आज जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था, तब यूनाइटेड प्रोविंस समय था। तो ये चलाते थे। और 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने लॉर्ड हार्डिंज जो उस समय के वाइसरॉय थे, उन पे एक बम भी फेंका। हाथी पे सवार थे वो। हाथी पे सवार थे, और लॉर्ड हार्डिंज को इतने बुरी तरह से घायल हो गए कि 6 महीने वो अस्पताल में थे। लेकिन उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो वो देहरादून गए थे किसी कारण से। तो ऐसा हुआ था कि रास बिहारी बोस वो बम फेंक के जब देहरादून वापस गए, ट्रेन से गए, तो उन्होंने एक शोक सभा का एक बहुत बड़ा इतनी तरह से इतना जोर शोर से उन्होंने इसका कंडमनेशन किया। बताइए साहब, बहुत बुरा हुआ। हाँ, कि अंग्रेजों को लगा कि अरे यह तो बहुत ही अच्छा लॉयलिस्ट है। तो जब बाद में 6 महीने बाद जब लॉर्ड हार्डिंज देहरादून गए, तो रास बिहारी बोस को वेलकमिंग स्वागत समिति का मुखिया, हाँ, स्वागत समिति का मुखिया बनाया गया। तो मैं बाद में लॉर्ड हार्डिंज जब ये पूरा खुलासा हुआ तो लॉर्ड हार्डिंज को याद भी था कि हाँ, ऐसा आदमी मेरी स्वागत में खड़ा था। लेकिन जो भी है, अंत में क्या हुआ कि रास बिहारी बोस जब प्रथम विश्व युद्ध का जो मतलब की घोषणा की गई, तो उनको लगा ये हमको ये एक अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी है, हाँ, कि हम लोग इसमें भारतीय जो सैनिक हैं उनको छावनियों में उनको उकसा सकते हैं। 1857 की तरह क्रांति की जा सकती है। तो उन्होंने और सचिंद्र नाथ सान्याल ने फिर एक नेटवर्क बनाया और छावनियों में जाके प्रचार किया। और उनके 21 फरवरी 1915 को एक डेट रखा गया कि इस दिन को हम लोग एक बड़ा सा एक विद्रोह होगा। लेकिन उसी के कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों को ये पता चल गया कि ये होने वाला है, और रातों रात उन्होंने जो गार्ड हैं, उनके जो एमिनिशन डंप के गार्ड हैं, शस्त्रागार है जहाँ पे गोला बारूद रखा गया है, बंदूक रखी गई हैं, उनके गार्ड्स को बदल दिया गया, भारतीयों को हटा दिया गया और वहाँ यूरोपियन गार्ड्स रखे गए। तो मतलब एक बार में क्या हुआ कि ये असफल हो गया। लेकिन सिंगापुर में जो सैनिक थे उन्होंने एक रिवोल्ट किया, लेकिन उसको तो पूरी तरह से कुचल दिया गया। तो जब ये असफल हुआ तब सबको मालूम पड़ गया कि ये रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने इसका प्लानिंग किया है। तो रास बिहारी बोस की खोज में हर जगह वो लोग घूमने लगे। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया कि उन्होंने एक अपना वेशभूषा अपना वेश बदल के पीएन टैगोर नाम का एक उन्होंने डिस्गाइज, रविंद्रनाथ जी के रिश्तेदार के डिस्गाइज में वो वहां से निकले और करते करते जापान तक पहुंच गए। सचिन सान्याल को तो पकड़ लिया गया, पिंगले को फांसी भी हुई, काफी लोगों को फांसी हुई, लेकिन रास बिहारी बोस भाग के जापान चले गए और वहाँ वो फिर अगले 3 दशकों तक थे। लेकिन उन्होंने पहुँचते ही वहाँ ये कोशिश की कि जर्मनी के समर्थन से वो बंदूकों को वो 30,000 बंदूक अमेरिका से उन लोगों ने वो बड़ा दिलचस्प और दुस्साहसिक अभियान था। हाँ, तो उन्होंने 30,000 बंदूकें पानी के जहाज पे लदवा के भारत भेजने की कोशिश रही, लेकिन वो पकड़ी गई। और इसीलिए उस इतिहास का जो ये धारा है किसी और तरफ चला गया। लेकिन बाघा जतीन थे और एक बहुत मशहूर क्रांतिकारी, वो बालासोर के पास उड़ीसा में
वो इंतजार में खड़े हुए थे कि अभी ये 30,000 खेप बंदूक उतरेगी यहाँ आएंगे पे। आएंगे, लेकिन जब नहीं आया तो वो बैठे रहे और उनको वहां एक मुठभेड़ में मार दिया गया। गांव वालों ने समझा कि डकैत हैं और वो एक लंबी कहानी। लेकिन वो वहां वो बैठे हुए थे कि अभी यहाँ लैंडिंग होगा, 30,000 बंदूक मिलेंगे और फिर इसके आधार पे हम लोग कलकत्ता पे फिर बाकी देश में फैल जाएंगे। इंटरेस्टिंग। आप पानी के जहाज का जिक्र आया और मुझे वो मंजर याद आ गया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक पनडुब्बी से दूसरी में ट्रांसफर किया जा रहा था ड्यूरिंग द ग्रेट एस्केप। जी, तो ये तो एक पीढ़ी बाद, तो हम लोग अभी जो कह रहे हैं ये तो अभी हम 1915 1918 वाले दौर में हैं और ये हुआ 1943 में देखा है। हाँ, तो एक पीढ़ी बाद ये दूसरे विश्व युद्ध में पहले तो आप सभी जानते हैं, तो ये बहुत मशहूर कहानी है कि नेताजी सुभाष बोस कलकत्ता से कैसे एस्केप हुए। हाँ, बड़ा दिलचस्प ब्यौरा है आपकी किताब में। हाँ, उन्होंने एक मुसलमान इंश्योरेंस एजेंट बकायदा कार्ड छपे, कार्ड छापा, अपने वेशभूषा बदल के वहाँ से निकले और फिर वहाँ से होते हुए वो अफगानिस्तान पहुँचे। अब अफगानिस्तान में उन्होंने इटालियन पासपोर्ट लेके फिर सोवियत यूनियन से होते हुए वो बर्लिन पहुँचे। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि हिटलर ब्रिटेन से युद्ध तो जर्मनी ब्रिटेन से युद्ध तो कर ही रही थी, लेकिन वो भारतीयों के प्रति उनका कोई स्पष्ट नजरिया नहीं था। स्पष्ट भी नहीं कहूँगा, वो एक्चुअली पूरी तरह से वो रेसिस्ट थे। तो उनको ये नहीं अच्छा नहीं लगता था कि कोई नॉन वाइट देश हो जो स्वाधीन हो जाए। उनके दृष्टिकोण से ठीक है, अंग्रेजों को हम हरा देंगे, लेकिन अंग्रेज भारतीयों पे अपना राज चलाएं, उनको वो ठीक ही लगता था, क्योंकि उनके विचार से भारतीय काले हैं और उनको उन्हें स्वाधीन होना ही नहीं चाहिए। तो वो जो रेसिस्ट उनकी जो विचारधारा थी उससे वो निकल नहीं पाए। तो हाँ, उन्होंने सुभाष बोस को बर्लिन में रखा, लेकिन उनको कोई ज़्यादा कुछ समर्थन नहीं दिया। तो सुभाष बोस वहीं पड़े हुए थे, नेताजी क्या करें, अटके पड़े हैं, अब न वापस जा सकते हैं और न यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो वहीं थे। तो इसके बीच क्या हुआ कि जापानी सिंगापुर पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ बहुत सारे हजारों जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जापानियों के तरफ से आज़ाद हिंद फौज में दाखिल होके हम लोग लड़ेंगे, और राज बिहारी बोस ने उसका नेतृत्व लिया। लेकिन समस्या ये थी कि अब तक राज बिहारी बोस बहुत बूढ़े हो चुके थे। याद रखिए कि वो प्रथम विश्व युद्ध में ये करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब तक उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं थी। तो चूंकि उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने कहा कि मुझे और कोई चाहिए जो नेतृत्व ले सके, और नेताजी तब बर्लिन में थे। तो जापानियों ने ये रिक्वेस्ट भेजा जर्मनी को कि आप लोग तो उसका कोई इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, तो हमें दे दीजिए सुभाष बोस को। तो सुभाष बोस फिर पनडुब्बी से यहाँ आए और फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व राज बिहारी बोस से उनके पास आ गया। हमें कुछ लीडर्स में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जो युवा टर्क्स थे, यंग टर्क्स थे कांग्रेस के भीतर के, जिसमें पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग थे जो लगातार बहुत मुखर होके गांधी से राजनीतिक असहमतियां कांग्रेस के ही मंच पर दर्ज करा रहे थे, उनके कुछ एक तौर तरीकों को लेके। फिर वो पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चर्चित प्रकरण होता है। उसके बाद लेकिन जब वो जाते हैं तो एक बिल्कुल दूसरी दिशा है ना, एक फौजी उसमें हमें नजर आते हैं, एक स्ट्रेटजी के उसमें लक्ष्य तब भी राजनीतिक थे। ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है कि सावरकर हैं जो 1857 की क्रांति पे जब किताब लिख रहे हैं तो वो हिंदू मुस्लिम एकता और उनकी जो राष्ट्र की धारणा है, लेकिन 40s में जो सावरकर हैं जो आरएसएस से खिन्न है, जो जिन्ना से मुठभेड़ कर रहे हैं, गांधी से मुठभेड़ कर रहे हैं, तो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। और तीसरा ऐसा कैरेक्टर नजर आता है अरविंदो घोष का। अरविंदो घोष के बारे में बताइए, क्योंकि वो उनके माँ बाप चाहते थे, खासतौर पर उनके पिता चाहते थे कि लड़का भयानक अंग्रेज ना निकले। हाँ। इतना कि वो पहले उसको दार्जिलिंग स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर इंग्लैंड पढ़ाते हैं और वही छोड़ आते हैं कि अब आईसीएस बन के ही आए,
और वो बन के आता है, शिक्षक हो जाता है, क्रांतिकारी हो जाता है और फिर आध्यात्मिक गुरु हो जाता है। तो वो भी बहुत कमाल की जर्नी है। जी, अरविंदो घोष, आप सब उनको श्री अरविंदो के नाम से जानते हैं, लेकिन महर्षि श्री अरविंदो आज तो हम उसको कैसे एक साधु की तरफ से सोचते हैं, लेकिन शुरू में वो एक्चुअली एक क्रांतिकारी आइडियोलॉग की तरफ से जब मशहूर हुए पहले, तो एक क्रांतिकारी आइडियोलॉग के रूप में वो विख्यात हुए। तो उनको उनके पिता ने, जैसे आपने कहा, कि इंग्लैंड एक ICS एग्ज़ाम लेने के लिए भेजा था, और जब वो बहुत छोटे थे तो प्राय 10 साल वो इंग्लैंड में थे, और एक परिस्थिति थी कि वो अपनी मातृभाषा बांग्ला प्राय भूल चुके थे। तो जब वो ICS एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तभी उन्होंने फिर भारतीय भाषाओं को औपचारिक तरीके से फिर से सीखना शुरू किया, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि। तो जब ये सीख रहे थे तो उनको अचानक से लगा, अरे मैं क्यों मैं अंग्रेज तो नहीं हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मैं इस तरीके से अपने ही संस्कृति को क्यों पढ़ रहा हूँ, बाहर एक फॉरेनर की तरह, एक विदेशी के दृष्टिकोण से क्यों पढ़ रहा हूँ। तो उनको ये खटका। तो फिर उन्होंने वो ICS में क्वालिफाई हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने जो राइडिंग, जो घुड़सवारी का इम्तिहान नहीं दूंगा, नहीं दिया। तो इसकी वजह से वो ICS से वो निकल के फिर वो सयाजी गायकवाड़, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उनके पास जाके वो काम करने लगे, और बड़ौदा कॉलेज जो है आज जो MS यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसके वो वाइस प्रिंसिपल बन गए। तो वहाँ जब वहाँ रह रहे थे, तब उन्होंने कल्पना की कि ये जो मैंने पहले भी कह रहा था कि ये जो अखाड़ों का, ये पूरे देश में अखाड़े हैं और आज भी हैं, लेकिन पहले तो एक थी कि कोई भी युवक हो, वो पहले पढ़ाई लिखाई करता है और कुछ समय जाके अखाड़े में कुश्ती या जो भी वहाँ का या मलखम या जो भी वहाँ का परंपरा है वो सीखे। तो ये जो नेटवर्क है, उनकी कल्पना थी कि इसके आधार पे हम लोग एक क्रांतिकारी संग्राम शुरू कर सकते हैं। भवानी मंदिर। तो उसके संदर्भ में उन्होंने ये किताब लिखी। किताब भी नहीं है, ये 18 पेज पैम्फलेट, पॉलिटिकल पैम्फलेट। हाँ, पॉलिटिकल पैम्फलेट है, जिसमें उन्होंने ये नेटवर्क का जो एक आउटलाइन सा लिखा। तो ये भवानी मंदिर के आधार पे फिर उनके भाई बरेन घोष ने ये नेटवर्क बनाना शुरू किया, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन का मतलब है डिसिप्लिन या ट्रेनिंग। तो आपको अजीब सा लगेगा कि अच्छा, क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति क्यों नाम रखा, अपने जो मूवमेंट का नाम अनुशीलन समिति, क्योंकि ये लोग अखाड़ों से काम कर रहे थे, इसीलिए इस नेटवर्क का नाम ही अनुशीलन समिति है। तो फिर ये अनुशीलन समिति पहले बंगाल से, फिर उत्तर प्रदेश में, विभिन्न जगह में, नागपुर में फैल चुकी। और फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों को पता चला कि ऐसा कुछ एक हो रहा है, और इधर उधर छिटपुट ऐसे, मतलब किसी असैसिनेशन प्लॉट या कुछ हो रहे थे। तो उनको लगा कि, और फिर याद रखिए कि इस वक्त लंदन में भी सावरकर भी उनके जो चेले थे वो भी कुछ कर रहे थे। तो अंग्रेजों को मालूम था कि एक क्रांतिकारी आंदोलन कहीं मतलब यह उभर के आ रही है। तो ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था। तो फिर अलीपुर बॉम्ब केस में बारिन घोष और अरविंदो घोष दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, अलीपुर जेल में डाला गया। और फिर क्या हुआ कि बारिन घोष को तो काला पानी भेज दिया गया, उल्लासकर दत्त, उनके जो पूरा जो ये उनका जो टीम था, वो कुछ को तो फांसी भी हुई। अरविंदो वहां से उसमें बरी हुए, उस केस में। हाँ, उसमें बरी हुए, लेकिन उनको मालूम था कि एक नए केस में उनको फंसाया जाएगा। तो तब वो वहां से भाग के चंदन नगर गए, और वहां से पांडिचेरी, क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी रही। और फ्रेंच उस समय, ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले है, तो फ्रेंच और ब्रिटेन और फ्रांस में एक हमेशा एक राइवलरी सी रही है, आप तो जानते ही हैं। तो फ्रेंच क्या करते थे, जो क्रांतिकारी इत्यादि हैं उनको समर्थन नहीं देते थे, लेकिन उनको गिरफ्तार होने से रोक देते थे। तो फिर क्या हुआ कि इस तरीके से अरविंदो आके पांडिचेरी में, आज जो इसको पुदुचेरी कहते हैं, वहां आके बसे। अब शुरुआत में उनकी ये विचार थी कि मैं यहाँ छिप रहा हूँ और मैं कुछ ही दिन में बाहर जाके फिर से
क्रांतिकारियों के साथ जुड़ जाऊंगा। उस समय उनके पास काफ़ी लोग आके उनसे मिले, जैसे तमिल के बहुत मशहूर कवि हैं भारती, सुब्रमण्य भारती। तब वहाँ के सुब्रमण्यम भारती उनके साथ कुछ दिन उन्होंने बिताया। VVS अय्यर जो सावरकर के लेफ्टिनेंट थे वहाँ आए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी इत्यादि तब पौंडीचेरी में आके वो बसे। लेकिन अरबिंदो घोष के अपने विचार भी उस समय बदल रहे थे। उनके विचार में ये था कि देखिए, ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, यानी हम लोग राजनीतिक तौर से हम लोग आज नहीं तो कल स्वाधीन हो जाएंगे, क्योंकि उनका अब तो दिख रहा है कि तब तक कांग्रेस का भी जो संग्राम चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी, तिलक सभी, मतलब, और दूसरे तरफ से इधर राज बिहारी बोस भी अपना चला रहे हैं, सचिन सान्याल भी कर रहे हैं, मतलब एक मोमेंटम सा, एक गति सी दिख रही थी। तो अब इस दशक में नहीं तो अगले दशक में जाके कभी ना कभी हम लोग स्वाधीन हो जाएंगे। तो उनको लगा कि ये जो एक फेज शुरू किया है, इसमें आज नहीं तो कल हम लोग सफल हो जाएंगे। तो लेकिन एक और युद्ध है जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ये है सांस्कृतिक युद्ध। और इसका ये जो कल्चरल बैटल है, उसमें समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये युद्ध है। और ये युद्ध क्या है कि धीरे धीरे जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हमारी सभ्यता को जिस तरीके से उन लोगों ने मैं इसके लिए अंग्रेजी शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, डीकंस्ट्रक्ट किया गया जी। तो क्या हुआ था, इसके वजह से हम भारत में भी अपने ही संस्कृति को, अपने ही सभ्यता को, निज जाति का गौरव नहीं था हमारे कोई अंदर। जाति का गौरव नहीं था, और हम अपने ही सभ्यता को पश्चिमी दृष्टिकोण से, एक विदेशी दृष्टिकोण से देखने लगे थे। तो जब हम अपने ही ग्रंथों को पढ़ते हैं, आज भी ऐसा समस्या है कि अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम फिर विदेशी और वैलिडेशन को मांग के हम लोग अपनी किताबों को समझते हैं। तो वेदों में क्या लिखा है या गीता में क्या लिखा है, हम जाएंगे बोलेंगे अच्छा फलाने स्कॉलर ने हार्वर्ड या किसी एक बड़े पश्चिमी यूनिवर्सिटी के किसी स्कॉलर ने ये कहा है, तो उसके आधार पे हम अपने आप को समझेंगे। या कहेंगे कि हम अपने इतिहास को लिखते हैं तो वो भी हम लोग वेस्टर्न रेफरेंस के आधार पे लिखते हैं। तो उस समय श्री अरबिंदो ने ये देखा कि ये एक समस्या है, जो आगे जाके इस समस्या को हम लोग अगर हल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि राजनीतिक तौर पे तो हम स्वाधीन हो जाएंगे, लेकिन सांस्कृतिक और सभ्यता के दृष्टिकोण से हम लोग गुलाम ही रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरफ उन्होंने एक नया सा एक मैं कहूँगा एफर्ट जो है उन्होंने शुरू किया। दिमाग में वैसा भी कुछ रहा होगा क्या कि बंगाल में हम लोग कल्चरल रेनेसा के दौर में देख रहे थे कि ईसाई मिशनरियाँ जब आलोचना करती थी तो उसमें एक बड़ा चीज होती थी कि आपका धर्म कितना पिछड़ा हुआ है, जिसके पैरेलल फिर ब्रह्म समाज होता है और फिर उसकी भी दो धाराएं हो जाती हैं, एक जो ज्यादा अंग्रेजियत की तरफ है और एक जो रिवाइवल है लेकिन सब कुछ छोड़ के नहीं। वो इंप्रेशन भी रहे होंगे। जी, तो मैंने पहले ही कहा ना, तो इसके लिए आपको रानी रासमणी और अहिल्याबाई होलकर इनके पास से शुरू होता है ये जो, क्योंकि याद रखिए कि ये उनको लगता था कि देखिए भारतीय सभ्यता को, हमारे धर्म को एक आधुनिकीकरण की जरूरत है, लेकिन इसे हमें करना है, न कि हम सोचे कि हम पिछड़े हैं और इसको पूरी तरह से छोड़ दें। तो ये जो सोच है वो सोच से ही क्रांतिकारी जो ये संग्राम है इनके आई है। लेकिन क्या होता है कि ये लोग पूरी तरह से एक तरीके से ये राजनीतिक तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो है जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो क्या सोच, किस चीज पे ये लोग बहस कर रहे हैं। सचिन सान्याल जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी के बारे में लिख रहे हैं, रिपब्लिकन के बारे में लिख रहे हैं, ये सब सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में लिख रहे हैं, जो कि बहुत कमाल की चीज है। कमाल की चीज उस समय, क्योंकि उस समय महिलाओं को मत देने का हक ज्यादातर देशों में नहीं था, ब्रिटेन में भी नहीं था। तो ये बहुत मॉडर्निस्ट थॉट है। तो
तो मैं ये आपको दे रहा हूँ कि जो ये इनकी सोच में जो मॉडर्नाइजेशन की सोच है, ये बहुत ये धारा जो है, इसको हम लोग भूल जाते हैं कि ये भी एक इस पूरे विचारधारा की बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, ये मॉडर्नाइजेशन की जो सोच है। तो ये डेमोक्रेसी इत्यादि की सोच इसी क्रांतिकारी मूवमेंट से निकला है। उसी तरीके से अरविंद घोष और बाद में श्री अरविंदो हिंदू धर्म को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सभ्यता को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो है, तो ये पहले से ही चल रहा है, 19वीं सदी से चल रहा है। याद रखिए कि सचिन सान्याल के जो बांग्ला में इसको पीछे मशाय कहते हैं, मतलब उनके दादाजी के बहन के पति जो थे वो थे लाहिरी महाशय। तो आपने आज जो मॉडर्न योगा है, हठ योगा नहीं, क्रिया योगा, ये इसका जो मॉडर्नाइजेशन है, तो वो भी इसी परिवार से निकला है। तो क्या जिक्र किया भी है किताब में। हाँ, तो लाहिरी महाशय का जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये 19वीं सदी में योगा को, जो योग का जो ये परंपरा है, उसको भी मॉडर्नाइज करके लोगों में इसका प्रचार कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो वैदिक सोच है उसका प्रचार, उसकी नए तरीके से उसका पुनरुत्थान करना, ये सब महर्षि अरविंद करने लगते हैं 1920 के करीब से के बाद। एक किताब में कई जगह जिक्र आता है, जैसे अरविंदो घोष का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो जब वो सनातन के बारे में बात करते हैं, उनका बड़ा मशहूर भाषण है जिसका आपने जिक्र किया। एक पूरी किताब को पढ़ने के दौरान कई जगह कोरिलेशन भी दिखता है, जहाँ पे अखिल इस्लामिकवाद का जो कंसेप्ट है, उलेमा और टर्की एम्पायर वाला वो कंसेप्ट, जिसको गांधी अपने पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी यूज करने की कोशिश करते हैं खिलाफत की तरफ, खिलाफत के दौरान। इसको लेके बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि रिलीजियस चीज़ों को आप अपनी पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व करें। गांधी का भी एक क्रिटिक ये भी पेश किया जाता है, रामराज। दूसरा क्रिटिक पेश किया जाता है कि गांधी पुरातनपंथी कन्फर्मिस्ट हो रहे थे, उस समूह का समर्थन जुटाने के लिए। जिन्ना जिस बात पे गांधी से खींचते हैं 1920 के दौर में। फिर हमें एक संबंध दिखता है जहाँ पे अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल हैं। दोनों अपने अपने धर्म में बहुत पक्के हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पक्के हैं देश की आज़ादी और उन सबको लेके। लेकिन 40s तक आते आते हम देखते हैं कि जो 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव हैं, एक वो हिंदू नैरेटिव है, एक मुस्लिम नैरेटिव और एक कांग्रेस है, जो दोनों को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। हाउ डू यू लुक एट दिस कन्फ्लिक्ट, सावरकर, जिन्ना एंड गांधी? तो पहले तो सावरकर, जिन्ना और गांधी सिर्फ नहीं है, इसमें नेताजी भी हैं, इसमें राज बिहारी बोस भी हैं। अब एक बड़ी परंपरा है, लेकिन वो पॉलिटिकल डिबेट के नहीं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें लगता है कि ये 3 ही धाराएं हैं और ये धाराएं अलग अलग हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि पहले तो आप अगर 1920 तक जाएंगे और उसके बाद भी कांग्रेस इज अ बिग अम्ब्रेला टेंट, इसमें हर तरीके के लोग हैं। अरविंदो घोष भी वहीं थे और बाद में भी आप देखेंगे कि नेताजी भी वहीं थे। यही कांग्रेस के कार्यकर्ता हेडगेवार हैं जो बाद में आरएसएस बनाते हैं। जी जी जी, है ना? तो ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये अच्छे कंपार्टमेंट टाइप हैं कि जो साफ से अलग अलग से बहुत एक्टिव इंटरेक्शन है, एक्टिव इंटरेक्शन है, एक दूसरे से बहस करते हैं, एक फैक्शन है और सब कांग्रेस के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो सीपीआई का विरोध करती है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कि तुम कैसे लोग हो जो आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हो, लेकिन आज हम जब आरएसपी को देखते हैं तो हमको लगता है अच्छा इट्स पार्ट ऑफ दैट कम्युनिस्ट अलाय, और उनकी अनुशीलन नेटवर्क की एक बैकिंग भी है। तो बड़ा दिलचस्प ये कॉकटेल है। हाँ, तो ये पूरी एक, मैं कहूंगा एक बहुत एकदम कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और किसी भी परिस्थिति में इसके कॉम्बिनेशंस बहुत तरीके से आ रहे हैं, बिखर रहे हैं। जैसे आपको याद रखेगा कि नेताजी भी जब दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो जब वो बने उन्होंने गांधी के खिलाफ लड़के किया और क्रांतिकारियों का समर्थन लेके। लेकिन याद रखिए, क्रांतिकारियों का कांग्रेस के अंदर इतना समर्थन था कि वो गांधी के विरोध में भी इलेक्शन जीत सकते थे। खासतौर पे पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल के आधार पे उन लोग जीत गए। तो याद रखिए कि कांग्रेस के अंदर भी ये सब चल रहा है, उथल पुथल। तो ये उथल पुथल ये 3 भागों में, जैसे आपने कहा, ऐसा नहीं है।
हर तरीके के चीजें हैं और ये एक दूसरे के साथ कभी एक साथ होते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं। और नेताजी के साथ भी यही हुआ, क्रांतिकारियों के आधार पे वो जीत गए। फिर जब उसके बाद जो ये उनका जो अलायंस है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। एक तरह कम्युनिस्ट निकल जाते हैं, चूंकि वो बहुत कोशिश करते हैं कि कम्युनिस्ट को वापस लाएं, तो वामपंथियों को वापस लाने की कोशिश में जुगांतर के जो समर्थक थे वो चले जाते हैं। तो वो देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अलायंस बनाना आसान काम नहीं, उस समय भी यही हालत रही होगी। तो अंत में क्या होता है, ये हर तरीके के ये जो हैं ये बिखरने लगते हैं और ये टूट जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि उस समय के जो नेता रहे होंगे उनकी परेशानी और कठिनाई मैं समझ सकता हूं। ये इट्स एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जॉब, कांस्टेंट डायलेमा। इसको अगर रोक सकते हो तो उधर टूट जाता है, इधर रखते हो तो टूट जाता है। और इसके अंदर याद रखिए कि प्रिंसली स्टेट्स भी हैं। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति है। और राइट विंग के अंदर भी जो आरएसएस और सावरकर का द्वैत दिख रहा है। हाँ। और सावरकर जो विचार है उसमें जो एक है कि वो झींगा फ्राई कर रहे हैं, गांधी आते हैं कहते हैं तो हमारे साथ खा नहीं सकते हो तो काम कैसे करेंगे। हाँ, ये कहते हैं। दूसरे आरएसएस है, आरएसएस के हम काम करेंगे लेकिन हम लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे। और फिर सावरकर उनकी हस्तेसी करते हैं कि हाँ, तो इनमें भी हो रहा है। दूसरा तरह है कि पुराने जो क्रांतिकारी थे जैसे सचिन सान्याल और राज बिहारी बोस, एक तरीके से ये हिंदुत्ववादी हैं। हाँ, लेकिन वो किसके साथ काम कर रहे हैं? वो लोग जापानियों के साथ काम कर रहे हैं। उसमें नेताजी उनके साथ हैं। नेताजी बहुत कट्टर हिंदू हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन वामपंथी हैं उस समय, वामपंथी हैं अपने पॉलिटिकल जीवन में। क्योंकि तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सरदार अजीत सिंह का परिवार। हाँ। सिख परिवार पर बहुत ज्यादा आर्य समाजी इन्फ्लुएंस वाला, आज की तारीख में कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, वो आर्य समाजी सिख थे। अब आज अगर किसी को बोलूंगा कि कोई आर्य समाजी सिख है तो मुझे देखेगा तो सोचेगा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन सच में ये है कि उस समय ये साधारण चीज थी कि ये कॉम्बिनेशंस में चलती रहती हैं। आज की जो ये हमारी आज की जो कंपार्टमेंटलाइज्ड हम लोग जैसे सोच रहे हैं वैसी परिस्थिति नहीं थी, ये बहुत फ्लूइड परिस्थिति थी। आखिरी सवाल, कैसे विचार आया इस किताब को लिखने का? देखिए, कुछ हद तक तो ये मेरे अपने परिवार की कहानी है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं क्रांतिकारी जो मेरे दादा परदादा रहे हैं। नलिनाक्ष सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल, जतेंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्रनाथ सान्याल, अनादिकांत सान्याल, राजेंद्र लाहिरी इत्यादि, ये सब मेरे ही परिवार के हैं। तो एक तरीके से उनकी कहानियों को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। आपने भूमिका में जिक्र भी किया। हाँ, एक तरीके से ये भी था। दूसरा है कि मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी है, इसके इतिहास में जो लिखा है, किसी कारण से अधूरी रह गई है। मैं ये नहीं कहता कि अहिंसावादी जो हैं, गांधीवादी जो हैं, उनका कोई हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उनका योगदान था, बड़ा योगदान था। हाँ, एक पूरे पब्लिक को मोबिलाइज करना, एक पॉलिटिकल मूवमेंट में। लेकिन साथ साथ एक सशस्त्र प्रतिरोध का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको किसी कारण से हमारे सामने ठीक से साफ से रखा नहीं गया। तो ये विचार मेरे में बहुत पहले से ही दशकों से था, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोगों को भी लगा होगा कि ऐसा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही इसके बारे में लिखता हूँ, अगर कोई और नहीं लिखता है तो मैं ही लिख देता हूँ। आप ये बोल रहे थे तो मुझे गांधी का वो बयान याद आ रहा है कि लगता है अंग्रेजों को बम की भाषा ही समझ में आती है। वो जो उन्होंने स्वयं कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ। अगर दूसरे और कोई नहीं लिखते हैं तो मैं ही लिख देता हूँ। हिस्टोरियंस से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको, दोनों ही पक्षों के, राइट एंड लेफ्ट? तो अभी तक हिस्टोरियन से इसका ज्यादा कोई क्रिटिसिज्म मुझे दिखा नहीं है। मेरे जो पहले जो 3-4 किताबें हैं उनमें मैंने देखा कि काफी हिस्टोरियंस ने उस पर बहुत टिप्पणी लिखी, दोनों तरफा। लेकिन इस पे अभी तक ज्यादातर मैं कहूँगा कि जो रिस्पॉन्स है प्राय पूरी तरह से ही पॉजिटिव रही है। इंटरेस्टिंग। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। अगर आप अंग्रेजी भाषा में निष्णात हैं तो ये हार्पर से अंग्रेजी में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, वेरी इंटरेस्टिंग कवर। हिंदी में
क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग कहानी। संजीव सान्याल इसके लेखक, जो आपको अक्सर सार्वजनिक मंचों पर ज़्यादा नजर आते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में बात करने के लिए, जिस पर हम भी कभी अलग से बैठेंगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन किताब वाला में हम क्रांतिकारी किताब पर चर्चा करने के लिए बैठे थे। दिलचस्प किताब है, बहुत से नए, रोचक और आंख खोलने वाले पहलू पता चलते हैं, और आपको इतिहास के जो बहुत सारे अंतर विरोध हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ पे ब्राह्मण वर्सेस मराठा वर्सेस ओबीसी की एक बाइनरी नज़र आती है। अब इस बाइनरी या इस कंपार्टमेंटलाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन को देखें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। एक ब्राह्मण है जो बागी हो गया और जो अत्यंत पिछड़ी जातियों को संगठित करके आंदोलन चला रहा है। तो इतिहास में हर तरह के उदाहरण हैं। उनके चुनाव की आपकी जो दृष्टि है वो कई बार आपकी अपनी राजनीति से संचालित होती है, पर हमें लगता है कि आपको अपने विश्वासों को लगातार चैलेंज करते रहना चाहिए ताकि नया ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। संजीव सान्याल, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और किताब वाला में बातचीत के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए ललन टॉक।